नया मेथड इंप्लीमेंट करना चाहिए या हमें वही मेथड इंप्लीमेंट करें जो ग्रीडी चॉइस की पहली दफा हमने किया था। तो वो ये कहता है कि अगर हम कोई नया मेथड इंप्लीमेंट करेंगे और उससे कोई ऑप्टिमल सोल्यूशन लेंगे तो इसका मतलब हमारा क्लेम ग्रीडी चॉइस का इस सब प्रॉब्लम में डिफरेंट होगा। तो कहता है ऐसा नहीं होता, बल्कि वही वही मेथड इंप्लीमेंट होता है जो हमने पहले मेन प्रॉब्लम के अंदर किया था। और जो वर्ड में रिकर्सिव कह रहा हूँ ये इटरेटिव भी हो सकता है। रिकर्सिव एक अच्छा वर्ड है कि जब हम अपने सब प्रॉब्लम को रिकर्सिवली सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम ढूंढते हैं कि अगला ग्रीडी चॉइस कौन सा है इस सब प्रॉब्लम के अंदर, सेम मैनर के अंदर जैसे हमने पहले किया था। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग बेसिकली रिकर्सिव। बाद में वो रिकर्सिव प्रोग्राम रिकर्सिव से भी लिखा जा सकता है और उसको हम इटरेटिव से भी लिख सकते हैं। समझ आई बात है? इटरेशन से भी लिख सकते हैं। तो इसलिए अब आप ये सोचो, मैंने ये बात भी कहा था कि अगर ये सोचो कि जो सब प्रॉब्लम मैंने हाईलाइट की हुई है, अगर ये सब प्रॉब्लम है A1 के आने के बाद, अगर ये सब प्रॉब्लम है और अगर ये किसी और तरीके से हासिल किया जाएगा तो हाउ वी विल इम्प्लीमेंट द एल्गोरिथम। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे अगली दफा A1 और A2 सेलेक्ट हो गया तो ये जो सब प्रॉब्लम होगा इसमें कौन सा एल्गोरिथम लगेगा, इसमें कौन सी टेक्निक लगेगी। तो हर सब प्रॉब्लम में नई टेक्निक अगर लगाना शुरू कर दे तो हाउ यू विल इम्प्लीमेंट द एल्गोरिथम बेसिकली is quite difficult. So we have to basically make a greedy choice, and the sub problem should have basically work as the same manner which we has done in the on the whole data. तो ये हमारे पास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जाहिर है जो लोग इस पर काम कर रहे हैं वो इसको समझते हैं, काम करने से मुराद है जो साइंटिस्ट है उसको समझते हैं, ठीक है। तो हम अगली बात ये कहने जा रहे थे जो कि हमारा अगला प्रूफ जो था वो ये था कि कहता यह है कि आफ्टर प्रूविंग द ग्रीडी चॉइस, यानी जब हमने ग्रीडी चॉइस को प्रूव कर लिया कि A1 इज द बेसिकली एसेंशियल पार्ट, A1 जो है वो बेसिकली एक एसेंशियल पार्ट है व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो वो है। तो उसके बाद देयर इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन दैट स्टार्ट विद द ग्रीडी चॉइस, दैट द सॉल्यूशन इज दिस वन। यानी A1 के बाद हमारे पास ये सब प्रॉब्लम रह गई है। अब ये ऑप्टिमल है या नहीं है, तो उसके लिए कहता है कि लेट एस सब बी द, अच्छा इसकी पोजीशन यही है ये असेंडिंग ऑर्डर में। तो कहता है एस सब, एक नया हमने सफिक्स लिया, ऑप्ट की जगह सब ले लिया, हमने नया लिया, एक नया सेट लिया। बी द सब प्रॉब्लम, ठीक है, ऑफ फाइंडिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज जो इसके अंदर बच गई हैं, ठीक है। मस्ट फॉर एक्टिविटीज AI सच दैट SI इज ग्रेटर देन FI। इस तरह से कि जो हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट है उसमें जो उसका स्टार्ट टाइम है वो हमारे A1 के स्टार्ट टाइम से जो है वो बड़ा है और फिनिश टाइम से बड़ा है। तो कहता है S opt must consist A1 and an optimal solution for sub S sub। ये जुमला जरा सुनना, दोबारा सोचने की जरूरत है कि इसका मतलब होगा कि हमारा जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो होगा A1 और जो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो इसके साथ कॉन्केटिनेट हो जाएगा, कट पेस्ट हो जाएगा, यहाँ से कट हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ कि हमने A1 सेलेक्ट कर लिया है, अब ये जो हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसमें से निकालना है जिसको हम कह रहे हैं S सब, ठीक है। तो यहाँ से जो भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है, वो बेसिकली यहाँ से निकाल के हम A के साथ क्या कर देंगे, कॉन्केटिनेट करा देंगे। तो कहता है S ऑप्टिमल मस्ट कंसिस्ट A1, S ऑप्टिमल के अंदर A1 होना चाहिए एंड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होना चाहिए जो कि S सब के अंदर एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, जो रिमेनिंग सब पार्ट है। तो उसके अंदर क्या एग्जिस्ट करता है, तो हम कहेंगे देखो प्रूफ बाय कंट्रोडिक्शन ये है कि assume that S sub has a better solution but its solution in S of, और S और सुनना क्या कह रहा हूँ, S sub जो है वो एक बेटर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है चाहे किसी भी तरीके से, लेकिन वो S ऑप में एग्जिस्ट करेगा। देन वी कैन कंकेटिनेट दिस सॉल्यूशन विद A1, और उसको हम A1 के साथ क्या करेंगे, कट पेस्ट करेंगे, कॉन्केटिनेट करेंगे, ठीक हो गया। एंड गेट द सॉल्यूशन S स्टार ऑफ, और एक नया सॉल्यूशन हासिल करें, यानी S प्राइम से जो हमने बेटर सॉल्यूशन हासिल किया है, ठीक है, दैट इट सॉल्यूशन इन S ऑफ वो इसके अंदर एग्जिस्ट करता होगा क्योंकि ये बेटर सॉल्यूशन है, और उसको हम A1 के साथ कॉन्बिनेट करके कहेंगे, ये कहना शुरू कर देंगे कि एक नया सॉल्यूशन आ गया जो कि S स्टार है। लेकिन ये एक नया सॉल्यूशन नहीं होगा, जब हम इसको देखेंगे तो ये बेसिकली ये वही सॉल्यूशन होगा जो S ऑप्ट के अंदर एग्जिस्ट करता होगा। तो विच इज बेसिकली कंट्राडिक्शन, कि जो हम कह रहे थे कि इसके अंदर कोई नया तरीकेकार है जो हम हासिल कर सकेंगे, दैट विल बी द रॉन्ग। बेसिकली हमने जो क्लेम किया था कि इसके अंदर कोई नया मेथड है जो हम अप्लाई करके नया ऑप्टिमल सॉल्यूशन हासिल करेंगे, दैट विल बी द रॉन्ग। और हमने जो क्लेम किया था कि ये एक नया ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया है, बल्कि ये वही सॉल्यूशन है जो एस ऑप्ट की बात की जा रही है। तो
तो ये एक बेसिकली कंट्रडिक्शन के तहत जो है वो हम उसको जुमले को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ग्रेडी सब स्ट्रक्चर यानी ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर की बात है कि ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर वही होता है जो पहले आपने मेन के अंदर जो है वो सॉल्व किया। तो these two steps basically is the correctness of your activity selection problem. तो ये दो स्टेप जो है वो एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ें और थोड़ा सा अपने आप को स्पैनिंग ट्री की तरफ लेके जाएं, इंस्टेड ऑफ द हफमैन कोडिंग, स्पैनिंग ट्री की तरफ अगर लेके जाएं, मैंने आपको एक लिंक भी लास्ट टाइम यूट्यूब पर दिया था कि वो अगर आपका टाइम हो तो देखिएगा। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था वो लेक्चर। मैं स्पैनिंग ट्री की तरफ आऊँ तो स्पैनिंग ट्री हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, तो मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करके इसकी भी करेक्टनेस और प्रूवनेस की तरफ जाता हूँ। तो कुछ बातें इसमें हमने नहीं पढ़ी थी वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपके समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो हैंड रेज कर लीजिएगा, ठीक। अच्छा जी, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अच्छा, हमने कहा था कि ट्री का कॉन्सेप्ट तो सबको है ना कि जिसके अंदर कोई साइकिल एग्जिस्ट ना करता हो, कनेक्टेड एजेस हो नोड के साथ, इज कॉल्ड अ ट्री, ठीक। यानी अगर साइकिल नहीं बन रहा, असाइक्लिक होना चाहिए उसे। असाइक्लिक का मतलब साइकिल नहीं हो रहा, तो वो बेसिकली एक ट्री कहलाती है। और ट्री का मतलब ये हुआ कि आपके पास मिसाल के तौर पे ये एक ट्री है जो कि विदाउट साइकिल है। साइकिल हो जाएगा तो वो ग्राफ बन जाएगा, यानी अगर मैं यहाँ से उसको जो कनेक्ट कर दूँ किसी वजह से, अगर मैं यहाँ पे इसको किसी वजह से कनेक्ट कर दूँ, ये बेसिकली एक ग्राफ हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हम इसको कनेक्ट करेंगे, ट्री है वैसे। और इसी तरह से अगर हम एक और ट्री बनाएं इसी सिचुएशन के अंदर, तो मिसाल के तौर पे ये एक और ट्री हमारे पास है, तो ये एक फॉरेस्ट कहलाता है। ये एक फॉरेस्ट है, ठीक है। ये पूरा कंबाइन अगर देखा जाए ये एक फॉरेस्ट के कैटेगरी के अंदर होता है। तो ट्री इज अ डेफिनेशन ऑफ द acyclic with edges and nodes simply, and graph might have basically the cycle but the connection between the edges and node, ये हमारे पास ग्राफ की डेफिनेशन। हम अगर कहें कि ग्राफ क्या होता है तो एक्सक्लूसिवली बताते नहीं कि तुम साइकिल होगा नहीं होगा, हम कहते हैं बेसिकली ये वी और सॉरी वी ये हो गया, ये वी और ई का कॉम्बिनेशन है, वी और ई का कॉम्बिनेशन है। अब इसके अंदर साइकिल होगा, और अगर हम इसको ट्री कहेंगे तो ट्री में भी यही डेफिनेशन देते हैं, ट्री इज अ वी एंड ई, तो चेंज नहीं आएगा डेफिनेशन में, बट इज असाइक्लिक, ये साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। ये बात हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। आगे बढ़ते हैं। फॉर स्पैनिंग ट्री का मतलब ये होता है कि आपके पास एक ऐसी ट्री जो कि जो ग्राफ से एक्सट्रैक्ट की जाए, स्पैनिंग ट्री हो रहा है, मिनिमम नहीं बोल रहा मैं, तो ग्राफ से एक्सट्रैक्ट की जाए या कहीं से एक्सट्रैक्ट की जाए, तो वो बेसिकली स्पैन करता हो उसके अंदर इस तरह से कि आप ये कह सकते हो कि एक ऐसा हम बेसिकली ट्री बनाना चाहते हैं जिसके अंदर साइकिल कोई ना हो और वो जो है हर नोड एक दूसरे से कनेक्ट भी हो। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत इस्तेमाल होता है हर नोड जो है करंट पास करने के लिए। इसके लिए तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे तो उसकी काफ़ी एग्जाम्पल्स हमें मिलेंगी स्पैनिंग ट्री की। तो कहता है कि हमें हर नोड है, तो इसके लिए आसानी ये है कि भाई आप रेंडमली डिलीट करना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर कहें कि हमने जो है ये डिलीट कर दिया, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप कहें कि हमने जो है ये डिलीट कर दिया, तो उसका मतलब है कि ये यहाँ से जा सकते हैं। आपने कहा ये डिलीट कर दिया तो यहाँ से जा सकते हैं। आपने कहा कि मैं इसको भी डिलीट कर दूँ तो यहाँ आने के लिए फिर आपको कोई रास्ता नहीं होगा, तो ये डिलीट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये साइकिल में आप यहाँ आने के लिए इसको डिलीट कर दें, इस तरह से बस फर्दर नोट्स एजेस डिलीट कर देंगे, तो ये एक ऐसी ट्री बन जाएगी जो कि बेसिकली एक दूसरे से कनेक्टेड तो होगी, ठीक है, लेकिन बेसिकली क्या नहीं होगा, कोई साइकिल इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगी। दिस इज कॉल्ड बेसिकली स्पैनिंग ट्री। और कई स्पैनिंग ट्री एग्जिस्ट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। कई स्पैनिंग ट्री जो है इसके अंदर मौजूद होंगे। मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो वो होता है जो आप इस तरह से ही ज्वाइन करें और उसके एजेस का सम जो है मिनिमम हो, वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहलाता है। सिमिलरली अगर आप इस तरह जो एजेस सेलेक्ट कर रहे हैं वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री अगर है तो इसके जो एजेस का सम हो मिनिमम होना चाहिए बाकी ट्रीज के मुकाबले में। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है वो बेसिकली एक से ज्यादा हो सकती है किसी ग्राफ के अंदर, यानी इफ यू आर फाइंडिंग द मिनिमम स्पैनिंग ट्री तो यू कैन गेट बेसिकली मल्टीपल स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो अगर हम मल्टीपल स्पैनिंग ट्री हासिल कर रहे हैं तो विच वन इज द बेसिकली कौन सा ऐसा मेथड है जो हमें बताएगा कि ये वाला मेथड जो आपने अडॉप्ट किया जिसकी वजह से ये स्पैनिंग ट्री एक ऑप्टिमल स्पैनिंग ट्री है, यानी इससे कम
समीशन की एजेस की मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं बन सकती, यानी दो हो सकती हैं लेकिन दोनों के अलग दो मेथड आपने बनाए यूज किया, इसके लिए अलग मेथड यूज किया, उसके लिए अलग मेथड यूज किया अगर आपने, तो ये भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ये भी। लेकिन अगर कोई अगला ग्राफ आएगा उसमें भी ये दोनों मेथड चल जाएंगे, ये हमें प्रूव करना है कि आइदर जो मेथड आप अडॉप्ट कर रहे हैं वो हर ग्राफ के अंदर स्पैनिंग ट्री निकालने के लिए जो है वो इनफ है। तो कहता है कि इसके लिए हमें बेसिकली कुछ प्रूवनेस की तरफ जाना पड़ेगा। तो हमने लास्ट क्लास में थोड़ा पढ़ने की कोशिश की थी इसको। कहता है कि अगर हम इसको डायनेमिक एल्गोरिथम के बेसिस पे करेंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट काम है। डायनेमिक एल्गोरिथम देख के हमने नहीं पढ़ा, लेकिन अगर उस बेसिस पे अगर हम करना चाहें तो ये काफ़ी डिफिकल्ट काम है, क्योंकि वो ये कहता है कि आप इसकी सारी पॉसिबल स्पैनिंग ट्री बनाते हैं और उसमें जो मिनिमम वो पिक करना, तो उसमें गलत तो नहीं होगा, सारी मैक्सिमम सारी पॉसिबल मिनिमम सारी पॉसिबल स्पैनिंग ट्री बनाते हैं और उसमें जो सबसे कम वेट वाला हो उसको आप पिक कर लें। दैट वुड बी द आंसर बेसिकली, और बिल्कुल 100% सही आंसर होगा और कभी गलत भी नहीं आएगा आंसर इससे। चाहे किसी भी किस्म का ग्राफ लें, उसकी सारी स्पैनिंग ट्री बना लें और उसके बाद उसको रन करना शुरू कर दें। लेकिन इशू ये है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो कहता है कि मेकिंग द फैक्टर बनाने का जो मेथड है वो एक बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है। तो उसने कहा था ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते हैं हम इस मेथड को डायनेमिक मेथड इसमें इंप्लीमेंट नहीं करते, इसके लिए भी हम ग्रिडी मेथड को दें। ग्रिडी मेथड टॉप डाउन मेथड कहलाता है, ये भी हम पढ़ेंगे टॉप डाउन मेथड है। तो ये दो चीजें हमें इसके अंदर देखनी है, एक बेसिकली ऑप्टिमल चॉइस और दूसरा जो है हमारे पास है सब स्ट्रक्चर, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। यानी हम ऐसा मेथड दें कि जब ग्रिडी चॉइस कर रहे हो तो जो रिमेनिंग पार्ट बचे उसमें यानी जो वो भी ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर हो, सिमिलर प्रोसेस जो ग्रिडी चॉइस का लगाया उसी बेसिस पे हम इसको हासिल कर सकते हैं। ठीक है, कहते हैं कि थोड़ी सी स्लाइड से मैं इसको रीड भी करते जाता हूँ, साथ साथ पढ़ आपको समझाने भी जाता हूँ। तो ये मुझे व्हाइट बोर्ड पे लिखने वाला सारा काम मैंने स्लाइड पे कॉपी किया, जो पिछली स्लाइड्स में नहीं था। लास्ट टाइम जो समझाया था उसमें ये स्लाइड 6 स्टे करती थी, तो वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दी। बुक से मैंने बनाई है, बुक अगर आपके पास है तो आप उससे देख सकते हैं। अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि आपने जो 21 स्टूडेंट अभी यहाँ लॉगिन है, इनमें से किसी को स्पैनिंग ट्री के बारे में कंफ्यूजन नहीं होगी। अभी कैसे बनेगा ये नहीं पूछ रहा, स्पैनिंग ट्री क्या होती है और मिनिमम स्पैनिंग ट्री उसमें से क्या होती है, ये किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी मेरे ख्याल। एवरीवन बेसिकली हैव गॉट द अंडरस्टैंडिंग कि क्या किसको हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री कह रहे हैं। अच्छा जी, अब आइए फॉर मिनिमम स्पैनिंग ट्री। यस क्लियर है, गुड। रिजवान, तो बाकी लोगों को भी क्लियर है, बिलाल, हम्माद और रहमान, हनीफ, वास्ती। अभी हम स्पैनिंग ट्री की बात कर रहे हैं। मैं इसलिए कनेक्ट कर लेता हूँ कि मैं बोलते बोलते मैं भी थक जाता हूँ, आपसे थोड़ा सा इंट्रक्शन हो जाता है, तो वो क्या बोल नहीं रहे लेकिन टेक्स्ट से लिखते हैं तो मुझे नजर क्लियर आ रहा है। हरदीप कुमार, आपको समझ में आ रहा है? इकरा फहद, गुड। सब यस लिख दें बस काफ़ी है। यानी अभी तक हमने स्पैनिंग ट्री की बात की है तो वो हमें समझ आ गई है। मोहम्मद हारिस, रियाज अहमद, जन्ना, रिजवान साहब तो आंसर दे ही रहे। वलीद आगा, जाकिर हुसैन, ठीक है माशाल्लाह। किसी का नाम रह गया तो ऐसा नहीं कि मैं गलती से मिस कर गया हूँ। अच्छा जी, अब हमारा टास्क ये है कि जो मैंने देखा, सोचना क्या है एज अ साइंटिस्ट, आपने क्या सोचना है कि मैं एक मेथड देने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालूंगा और जो मेथड मैं दूंगा वो बेसिकली सारे ग्राफ के अंदर मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकाल के देगा। तो उसके लिए मैंने डायनेमिक मेथड को अडॉप्ट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुझे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा नजर आई। तो मैं ग्रिडी मेथड पे चला गया। ग्रिडी मेथड के लिए मैं बेसिकली क्या करूँगा कि मैं ग्रिडी मेथड की तरफ जाऊँगा, तो मुझे सबसे पहले ग्रिडी चॉइस जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रिडी चॉइस क्या है कि जब आपके पास कोई प्रॉब्लम दिया जाए तो आप इसका पहला सोल्यूशन हासिल करते हैं और बाकी जो है वो सब प्रॉब्लम होता है। इस सब प्रॉब्लम को के अंदर जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो वैसे ही होना चाहिए जो बेसिकली आपने पहले वाले की तरह किया हुआ। इसके अंदर कोई दूसरा सब यानी प्रॉब्लम जो है वो यानी ये ऑप्टिमल सब ग्रुप होना चाहिए, सब प्रॉब्लम होना चाहिए। और ये प्रूव करना है कि पहली चॉइस भी आपकी बेहतर थी और दूसरा जो है वो ये सब प्रॉब्लम भी ऑप्टिमल है। ये दो चीज़ें इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो कहता है कि हम अभी किसी मेथड की तरफ तो नहीं गए। किसी मेथड से मुराद है कि हम कहें कि फला एल्गोरिथम है, फला एल्गोरिथम है। एक जेनेरिक मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो
वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि कितना समझ में आया। अभी मैं रीड कर रहा हूँ, इसी में समझाते जाऊँगा। और द मिनिमम स्पैनिंग ट्री प्रॉब्लम, हाउएवर, we can prove that certain greedy strategy yield a spanning tree with the minimum weight. हम एक greedy जो है strategy यूज करेंगे और उस बेसिस के ऊपर हम मिनिमम वेट का स्पैनिंग ट्री ढूंढ के दे देंगे, वो कि जो हम ढूंढेंगे वो ऑप्टिमल भी होगा और जैसे और भी बहुत सारे ऑप्टिमल होंगे, लेकिन हमारा दिया जाने वाला पाथ तरीकेकार हमेशा ऑप्टिमल देगा आंसर, ठीक है। A generic minimum spanning tree method that grows a spanning tree by adding one edge at a time. यानी हम क्या करेंगे, दिए जाने वाले ग्राफ में से एक एज ब्रेक करेंगे और अपने स्पैनिंग ट्री के सेट के अंदर डाल देंगे और इस तरह उसमें से प्लग आउट करते रहेंगे और अपने वाले सेट के अंदर प्लग इन करते रहेंगे, ठीक है। तो ये मेथड जो है, यानी अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है, जैसे ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे ये सोचेंगे कि अभी तो हम समझाने के लिए कहते नहीं कि उसको डिलीट कर दो, उसको डिलीट कर दो, उसमें उल्टा सोचेंगे हम। क्या सोचेंगे, इसमें से एक सेट हमारे पास है और उस सेट में से उस सेट के अंदर एक एज रख लो जो कि स्पैनिंग ट्री का मेंबर बन जाए, ठीक है। तो आप कहेंगे कोई, अब मुझे नहीं पता कैसे कौन सा मेथड लगाना है, सपोज करो ये यू है और ये वी है, मिसाल दे रहा हूँ, तो आप कहेंगे कि पहला एज यू वी सेलेक्ट कर लो, क्यों कर लो ये तो भी डिसाइड होगा, लेकिन हमारे यहाँ से प्लग करके दिस इज कॉल्ड, अगर यू वी सेलेक्ट कर लिया तो दिस इज कॉल्ड अ ट्री, ये एक ट्री बन गई हमारे पास, स्टार्टिंग ट्री। वो कहता है दूसरा वो कहता है मिसाल के तौर पे एक्स वाई सेलेक्ट कर लो, अब कैसे करोगे तो भी हम डिसाइड करेंगे, रेडियल को हम डिसाइड करें, एक्स वाई सेलेक्ट कर लो, ठीक है। एक्स वाई इसके अंदर हमने पिक कर लिया, दीज टू आर बेसिकली नॉट कनेक्टेड, इस वक्त तो कनेक्टेड नजर नहीं आ रहा ना ये दोनों, तो इसका मतलब है ये भी एक ट्री हो गया, अलग ट्री हो गई, दो ट्री हो गया अगर, तो ये इसका मतलब है हमने इसके अंदर एक फॉरेस्ट बना लिया, जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं उसके अंदर एक फॉरेस्ट बन गया हमारे। तो इस तरह से इसने यहाँ पे ये बात की है समझाने के लिए, क्योंकि बिल्कुल बिगिनिंग से आपको समझा रहा है कि इन द जेनेरिक minimum spanning tree method that grows a spanning tree by adding one edge at a time. Whenever you will add an edge in your basically set of a spanning tree, you are growing your forest. And forest से फिर वो जब उस फॉरेस्ट के दरमियान जब कनेक्टिविटी वाला एज मिल जाएगा तो फिर आपका फॉरेस्ट ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फॉरेस्ट है फिर आप उन दोनों को ज्वाइन कर दें तो फिर वो ट्री में कन्वर्ट हो जाए। इनिशियली यू आर कलेक्टिंग द ट्री विच इज कॉल्ड बेसिकली ट्रीज which is called basically forest, ठीक है। ये एक जेनरिक मेथड बता रहा है, we are not basically in a specific method, इस एल्गोरिथम की बात नहीं करते। Growing a minimum spanning tree, assume that we have a connected undirected graph VG with a weight function W e to R, R means real number, ठीक है। हमने कहा उसका वेट जो है वो एक रियल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करता है और स्पेशली इंटीजर है, नॉन इंटीजर नहीं है। नॉन इंटीजर में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इसमें और नेगेटिव भी नहीं। कहता है वी विश टू फाइंड अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है, फॉर जी, हमारी ख्वाहिश है कि हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालें इस जी से। तो कहता है जेनेरिक मेथड विच ग्रोज मिनिमम स्पैनिंग ट्री वन एज एट अ टाइम, हम एक वक्त में एक एज पिक करेंगे और स्पैनिंग ट्री बनाएंगे। द जेनेरिक मेथड मैनेज a set of edge A maintaining the following loop invariant। तो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से ही चल सकता है, और ये कौन सा लूप होगा वो यहाँ बता रहा है, देखें अब और से। देखिए pair to each iterative, suppose A is a subset of the sum minimum spanning tree, यानी A के पास कुछ edges आ चुके हैं या स्टार्ट कर रहा है वो, तो at each step we determine an edge u comma v that we add to A without violating this invariant, यानी हम एक edge उठाएंगे uv, ठीक है, और उसको ऐड कर देंगे A के अंदर इस तरह से कि उसके अंदर कोई वायलेशन ना आए। वायलेशन का मतलब क्या है कि स्पैनिंग ट्री ब्रेक ना हो जाए, यानी स्पैनिंग ट्री ब्रेक ना हो जाए का मतलब क्या है कि जब आप उसको ऐड करें तो कोई लूप ना बन जाए, ठीक है, तो और वो मिनिमम कैटेगरी के अंदर ही रहे। अब वर्ड जो है वो मिनिमम कैटेगरी के अंदर ही रहे, यानी वो जो नया एज लगाया है वो वायलेशन ना करे और उस रिजल्ट के अंदर वो इनवेरिएंट ही होना चाहिए, ठीक है, कोई चेंजेस ना ला दे। तो कहता है डेट ए यूनियन जू कॉमा वी इज आल्सो सबसेट ऑफ द मिनिमम, अगर ऐसा कर रहा है तो फिर हम उसको इसके ए के अंदर यूनियन कर देंगे, ऐड कर देंगे।
ठीक है, अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि ऐसा कौन सा एज होगा जो हम इसको ढूंढेंगे। मतलब ये तो जेनेरिक बात की ना, तो ये तो मेथड बताएगा, एल्गोरिथम बताएगा कि क्या करना चाहिए तुम्हें। ऐसा कौन सा एज है यानी जिसको हम पिक करेंगे और वो ए को वायलेट नहीं करेगा, ए के अंदर वायलेशन नहीं आएगी। यानी आपने एक एक यहाँ से एज पिक किया, कोई एक एज पिक किया, अब दूसरा एज पिक करने जा रहे हैं, तो ए में रखेंगे तो उसके अंदर वायलेशन ना आए, तो वो वायलेशन के रूल्स क्या होंगे कौन बताएगा। इसमें तो खाली लिख दिया ना कि वायलेशन नहीं होने चाहिए, और एक जहन क्लिक कर रहा है कि मिनिमम स्पेनिंग ट्री है तो हम मिनिमम एज उठा लेते हैं, चलो ये भी, लेकिन उसके बाद भी वायलेशन लूप तो हो सकता है ना, लूप तो बन सकता है, तो लूप ना बनता हो वो बेसिकली कौन बताएगा, वो स्पेसिफिक एल्गोरिथम बताएगा। ये तो एक जनरल आइडिया इसने यहाँ पे दिया है कि ये होना चाहिए, तो उस जनरल आइडिया का इसने यहाँ पे एक एल्गोरिथम लिख दिया है। ये कोई एल्गोरिथम नहीं है, ये ग्रीडी की जो उसने अभी वर्डिंग लिखी थी उसको उसने एल्गो फॉर्मेट पे लिख दिया। दिस इज जेनेरिक एल्गोरिथम। अभी इसने तय नहीं किया कि वो वायलेशन कैसे रिमूव होगी। ठीक है, वो कहता है कि जो एज हमारे पास आ जाता है और ए में ऐड हो जाता है ना, उसको सेफ एज कहते हैं। यानी उसने जो यहाँ पे कहा कि जो वायलेशन ना करता हो, जो वायलेशन ना करता हो वो एज पिक कर लें, वो वायलेशन जो ना करेगा पिक करेंगे तो उसको हम सेफ एज कहते हैं। और उसका जो है वो एल्गोरिथम कुछ इस तरह चलेगा। मिसाल के तौर पे एमएसटी बनाना है, मिनिमम स्पेनिंग ट्री बनाना है, जी और डब्ल्यू आपको दिया गया है और आपने कहा कि हाँ ठीक है, ए के बेसिस पे एक एम्प्टी सेट बनाया, व्हाइल ए डज नॉट फॉर्म अ स्पेनिंग ट्री। जब तक लेते जो जब तक कि पूरी स्पेनिंग ट्री नहीं बनी है, फाइंड एन एज यू कॉमा वी, एक एज आपने पिक किया यू कॉमा वी अपने ग्राफ से, दैट इज अ सेफ एज। उसको क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। जो सेफ एज कह रहे हैं आप फॉर ए, यानी वायलेशन ना करता हो, इनवेरिएंट हो। तो कहता है अगर ऐसा है तो ए के अंदर उसको हम ऐड कर देंगे और रिटर्न ए, और फिर उसके बाद ए को उस वक्त चलता रहेगा जब तक कि सारे टेस्ट ना हो जाए, और फिर आप ए को रिटर्न कर देंगे। ये एक जेनेरिक है। इस एक लाइन 3 और 4 में, बल्कि 3 4 में भी नहीं, 3 के अंदर एक बहुत बड़ी लॉजिक जो है छुपी हुई है कि हाउ यू विल डिसाइड कि दिस एज इज अ सेफ एज। यानी ये जो एज आपने हासिल किया है, गेट किया है एज, वो बेसिकली सेफ है। तो कहते हैं द ट्रिकी पार्ट इज ऑफ कोर्स फाइंडिंग द सेफ एज इन द लाइन नंबर 3। ये एक बहुत ट्रिकी पार्ट है कि हम कैसे हासिल करें। मेरे ख्याल एक जनरल बात तो समझ में आ गई कि हम कैसे करना चाहते हैं। You will plug out from the one edge and we'll pick and we will plug in basically in our set A. तो इसको करने का क्या तरीका, वो कहता है the invariant dictates that there is a spanning tree T such that A belong to T. ठीक है, तो the invariant dictates that there is a spanning tree, एक spanning, बहुत सारे spanning tree है, तो एक spanning tree होगा जिसमें basically A जो है वो minimum spanning tree exist करेगा। ठीक है, वो कहता है कि इस बात को समझने के लिए, यानी ये हम जैसे आस्ते आस्ते ग्रो कर रहे हैं आगे की तरफ, हमने लास्ट क्लास में हमने सारी चीजें नहीं पढ़ी थी, वो कहता है कि एक वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे कट। तो उसको समझना है कि ये कट क्या है। वर्ड कट बिफोर द प्रॉब्लम। कहता है कट का मतलब क्या है। कट एस कॉमा वी माइनस एस, वी हमारे पास वर्टिसेस हैं जो हमें दिए गए थे जी के अंदर, याद है ना। और हमने कहा कट का क्या मतलब है, कट S, V minus S of an undirected graph G V, E is the partition of V showing the figure। ये बेसिकली पार्टीशन कर देता है। पार्टीशन कैसे करता है कि हम जो दिए जाने वाले वर्टिसेस को पार्टीशन कर देंगे। ये लाइन नजर आ रही है, हमने यहाँ से इसको पार्टीशन कर दिया इस तरह से। जब ये पार्टीशन कर दिया हमने उसको, तो बेसिकली अब इसके अंदर हमारे पास दो पार्ट आ गए। एक वो है जिसको हमने एस कहा, जो ब्लैक वाला पार्ट है। ठीक है, जो ब्लैक ऊपर वाला पार्ट है इस लाइन से, उसको हमने एस कहा। ये जो ट्री जितनी बन रही है एस है। कट हमने किसको किया, एजेस को किया हमने। ये एजेस को हमने कट कर दिया और ऊपर वाले पार्ट को एस कर दिया। तो नीचे वाला पार्ट क्या होगा, नीचे वाला पार्ट वो होगा क्योंकि वी पूरे पूरे वर्टिसेस हैं, तो उसमें से दो वर्टिसेस माइनस कर दिए जो कि एस को मिल गए। तो ये वाला पार्ट कौन सा होगा, वी माइनस एस। तो वी कट the tree into two parts, which is called cut S, V minus S of an undirected graph G, which is equal to V, E is the partition of V shown in the figure। इसी तरह यहाँ पे दूसरा है। तो अब वो ये कहता है कि इसमें भी इसी तरह है कि ये लाइन बेसिकली पार्टीशन है, इसके लेफ्ट ये कैसे होगा, ये तो अपनी मर्जी से किया हमने समझाने के लिए।
ये जो लेफ्ट साइड वाला है ये एस है और राइट साइड वाला v माइनस एस है। तो ये हमने पार्टीशन यहाँ से कर दिया। तो ये तो अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। दिस इज कॉल्ड बेसिकली कट इज बेसिकली इज द पार्टीशन बिटवीन योर गिवन ग्राफ इनटू टू पार्ट्स। लेकिन इसमें अब आगे एक दो बातें और बताएगा। कहता है एन एज u कॉमा v बिलोंग टू e, ठीक है, एज है वो e में बिलोंग करता है, क्रॉस द कट, ठीक है, क्रॉस द कट, crosses the cut s comma v minus s if one of its endpoint is in the s and other is in v। यानी crosses का वर्ड हमें पता ही किसको कहेंगे कि उसका एक एज जो है वो s में हो और एक एज जो है v minus s में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो क्रॉसेस कौन कौन से हो रहे हैं, a h हो रहा है क्रॉस, b h क्रॉस हो रहा है, b c क्रॉस हो रहा है, ठीक है, b c d क्रॉस हो रहा है। इस तरह और बहुत सारे जो है क्रॉसेस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। we say that a cut respect a set a, यानी कट जो है वो सेट a को रिस्पेक्ट करता है of edge if no edge in a crosses the cut। सही बात समझ में कि we say that cut respect a set a of edges, यानी जो edges, और सुनना क्या कह रहा है, जो edges आपके a में सिलेक्ट हो चुके हैं, जो एजेस आपके ए में सेलेक्ट हो चुके हैं फॉर स्पैनिंग ट्री, यानी हमने मिसाल के तौर पे किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पे हैं और इंटरमीडिएट पोजीशन पे है और कोई स्पैनिंग ट्री जो है वो हमने सेलेक्ट कर दी भी है, कुछ कर दी है। मिसाल के तौर पे एक्स वाई एक नोड हमने सेलेक्ट किया हुआ है, एक्स वाई का एक नोड जो हमने डब्ल्यू जेड का सेलेक्ट किया हुआ है, डब्ल्यू जेड का। तो ये जो हमारे पास एजेस होंगे, ये जो हमारे पास एजेस होंगे एक्स वाई और डब्ल्यू जेड इस तरह के, तो कट जो है अगर ये और ये ए सेट के अंदर जमा होने शुरू हो चुके हैं तो कट जो है उनको कट नहीं करता क्योंकि ये पहले से कलेक्टेड है। तो कट की रिस्पेक्ट क्या है ए के लिहाज से, इट इज नॉट कटिंग दैट एज व्हिच इज ऑलरेडी सिलेक्टेड इन कैपिटल ए, जो ए के अंदर आते हैं। अब आइए जरा पीछे देखते हैं। तो कहता ये है कि ये देखें इसमें कोई भी ऐसा जो ब्लैक वाले हैं, कोई भी ये जो बोर्ड हुए हुए ना, ये जो बोर्ड हुए हुए हैं, ये वाले ग्रे के साथ बोल्ड हुए हुए हैं, ये बेसिकली ए का पार्ट है। ये लिखा हुआ है बुक में, ये जो बोल्ड हुए, यानी ये वाले नहीं बल्कि ये 1 1 2 3 4, यानी 1 2, ये वाला 2 वेट 2, ये वाला वेट 2, ये 4 और ये 4, ये सारे ए का पार्ट है। लेकिन इनमें से किसी को कट किया हमने नहीं। और इसी तरह से यहाँ पे भी ये सारे के सारे ए का पार्ट है, इनमें भी हमने इसको कट किया। तो कहता है कट रिस्पेक्ट करता है किसका, कि वी से दैट अ कट रिस्पेक्ट ए सेट ए ऑफ एजेस, ठीक है। और मैं लगा देता हूँ ताकि ये रुके यहाँ पे, एजेस इफ नो एज इन ए क्रॉस द कट, उनको कट करेगा जो कि बेसिकली ए में एग्जिस्ट नहीं करता। और कहते हैं एज इज अ लाइट एज क्रॉसेस अ कट, ठीक है, इफ इट्स द वेट इज द मिनिमम ऑफ द एनी क्रॉसिंग एज। यानी बहुत सारे कट हैं इसके अंदर, इसमें से लाइट वेट जाहिर है उसी को कहेंगे जिसका वेट जो है वो कम हो और वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो इस वक्त जो कट किया हमने, ये वाली लाइन कट हुई है, ये वाली लाइन कट हुई है, इसमें जो लाइट वेट है वो कौन सा होगा, 7 हो जाएगा, 7 इज द लाइटर वेट, ठीक है। तो इसने कहा कि ये बेसिकली इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज है कट के हवाले से जो हमने यहाँ पे किया। अब वो कहता है थ्योरम ये है, इसके बेसिस पे थ्योरम या तो कोई बात पूछनी तो बता दो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप पूछ लीजिए, कोई बात अगर यहाँ तक समझ नहीं आई तो समझने से मुराद है कि कट की लॉजिक तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कट क्या काम करता है, लेकिन लॉजिक तो ये मतलब क्यों कर रहे हैं, तो ये बेसिकली ग्रीडी चॉइस और सब ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर को प्रूव करने के लिए ये एल्गोरिथम है जो हम यहाँ पे प्रूव करेंगे एक जर्नल ना जो जेनेरिक मेथड हमने लिया। तो कहता है लेट थ्योरम, ये कहता है लेट जी वी कॉमा ई बी द कनेक्टेड ग्राफ है, अनडायरेक्टेड है ग्राफ विद अ रियल वैल्यूड, ठीक है, रियल वैल्यूड का मतलब इंटीजर्स, रियल वैल्यूड फंक्शन w डिफाइन ऑन e, एजेस जो है वो बेसिकली इसके रियल वैल्यू। लेट a be the subset of e that is included in some minimum spanning tree for g। हम एज्यूम कर रहे हैं कि a जो है बेसिकली अच्छा ठीक है, कहता है कि let a be a subset of E that is included in some minimum spanning tree
for G. Let S and B minus S be any cut of G that respect A, और वो A को respect करता होगा, that respect A, and let U comma V be the light edge crossing the S comma V, then H U comma V is a safe. अब इसने कितनी क्लियर बात कर दी यहाँ पे इस पूरे थ्योरम में, यानी एक आइडिया उसने दे दिया किसी भी एल्गोरिथम को बनाने के लिए. अभी तो कोई एल्गोरिथम सामने नहीं आया हमारे, लेकिन किसी भी एल्गोरिथम को बनाने के लिए इसने ये आइडिया हमें दे दिया कि अगर आपके पास जो है वो एक स्पैनिंग मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, तो आपने एस और वी एस को कट किया. जब कट करेंगे तो वो ए को रिस्पेक्ट करेगा कि जो एजेस पहले से सिलेक्ट हो गए वो कट नहीं होंगे, उसके अलावा कट होंगे. और जो कट आपने किया है उसमें बहुत सारे एजेस होंगे, तो कहता है जो जो लाइटर एज होगा, लाइट एज क्रॉसिंग एस और वी, एस और वी को क्रॉस कर रहा होगा, वो बेसिकली एक सेफ एज होगा, यानी उसको हम सेफ एज कहेंगे. ठीक है, तो ये इसने यहाँ पे एक बात यहाँ पे अपनी जो है वो इनिशिएट की है कि इस तरह से हम कह सकते हैं. तो उसको उसने यहाँ पे प्रूव किया है अपनी लॉजिक के तहत. उस लॉजिक को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा कि उसने क्या बात की. ये तो एल्गोरिथम हो गई. इसने कहा कि अगर हम इस वक्त इन 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 एजेस को छोड़ दें, तो जो हमने यहाँ से कट किया है, जो कटिंग यहाँ से हुई है, इसमें जो सबसे लाइटर वेट होगा बेसिकली वो सेफ एज होगा. जो कट करने के बाद तो वो जो लाइटर एज होगा, जो सेफ एज होगा, तो जरूरी नहीं कि डायरेक्टली सेलेक्ट हो जाए. हम जब इसका एल्गोरिथम बनाएंगे तो वो उसके रूल्स भी बताएगा. तो कहता है लेट टी बी द मिनिमम स्पैनिंग ट्री दैट इंक्लूड्स ए. टी जो है वो एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री है जो कि ए को इंक्लूड करती है यानी रखती है. एंड एज्यूम दैट टी डज नॉट कंटेन द लाइट एच यू कॉमा वी, सिंस इफ इट डज वी आर डन. यानी इसमें हमने ये क्लेम किया है कि टी एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री है जिसमें ए भी शामिल है. ठीक है, ए जो हम बना रहे हैं वो शामिल है, लेकिन इसके पास ये वाला लाइटर एज जो है वो नहीं है, यानी ये वाला एज जो है वो टी में मौजूद नहीं है. अगर होता तो हम कहते हैं ठीक है, हमारा थ्योरम तो ये कहता है ना कि लाइटर एज जो है वो सेफ एज होगा. तो कह रहे हैं ये वाला एज जो है इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता. तो उसने कहा कि हमने ये सपोज किया है, ये हम तैयारी कर रहे हैं थ्योरम के प्रूफ करने की. तो ये पहली सपोजिशन है हमारी. ये कहता है वी शेयर. अब करेंगे कैसे वही बता रहा है. देखिए ये शुरू नहीं किया अभी, इसका इसने हिंट दिया कि करेंगे कैसे. वी शैल कंस्ट्रक्ट अनदर मिनिमम स्पैनिंग ट्री टी प्राइम. हम एक और मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाएंगे टी प्राइम. तो हम कहते हैं ना प्रूफ ऑफ कंट्रडिक्शन या क्लेम कर लेते हैं एक और एग्जिस्ट करती है. तो कहते हैं वी शैल कंस्ट्रक्ट अनदर मिनिमम स्पैनिंग ट्री टी प्राइम दैट इंक्लूड्स. ठीक है, उसमें भी ए इंक्लूड है और साथ में यू बी लैटर वेट भी इंक्लूड है, यानी ए यूनियन यू बी भी इंक्लूड है. बाय यूजिंग द कट एंड पेस्ट टेक्निक, यानी हमने कट एंड पेस्ट टेक्निक के बेसिस के ऊपर यानी यू बी को कट किया और ए के अंदर जाके यानी ग्राफ से कट किया और टी के अंदर जाके पेस्ट कर दिया. देयर बाय शोइंग दैट द यू बी इज अ सेफ एज फॉर ए. इस तरह से कि यू बी जो है वो सेफ एज है किसका, ए का. लाइटर वेट की वजह से ये सेफ एज है ए का. अभी सेफ एज में इन्होंने सिर्फ अभी कहा लैटर वेज, इसके अंदर और कंडीशन भी लगेंगी. तो उसने कहा अभी तो वो सिर्फ लैटर वेज को यहाँ पे कंसीडर किया बैठा है कि यूवी इज अ लैटर वेज. और क्योंकि लाइटर वेट होने के साथ साथ तब भी लूप बनने के चांसेस होते हैं, अभी हम आगे देखेंगे. तो इसमें तो अभी लाइटर वेट के बेसिस पे इसने कहा है कि ये सेफ. थ्योरम प्रूफ करने के लिए इसने कंसीडर किया है कि द एज यू वी फॉर्म अ साइकिल विद द. ये एक अपनी मर्जी से एक ग्राफ लिया उसको समझाने के लिए. कहता है द एज यू वी फॉर्म अ साइकिल, ठीक है, विद द एजेस ऑन द सिंपल पाथ पी फ्रॉम यू टू वी इन टी शोन इन द फिगर. यानी वो कहता है कि ये बेसिकली एक ग्राफ है और यू से वी जाने के लिए एक साइकिल जो है बन रहा है. अगर यू से वी हम कहते हैं कनेक्टेड है, तो अगर ये यू से भी कनेक्टेड नहीं तो ग्राफ नहीं बनेगा, यानी साइकिल नहीं होगा. लेकिन अगर ये कनेक्टेड है तो फिर ये एक साइकिल होगा. तो कहते हैं एच यू वी, अगर एच यू वी है तो इसका मतलब है कि ये कनेक्टेड है. फॉर्म अ साइकिल विद द एच ऑन द सिंपल पाथ पी फ्रॉम यू टू वी इन टी शोन इन द फिगर. ठीक है, ये डायग्राम को याद रखिएगा, अभी हम आगे भी यूज करेंगे डायग्राम. कहते सिंस यू एंड वी आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कट. अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि यू वी अपोजिट साइड है किसी कट के, क्योंकि इसको कट कर सकते हैं, ये सिलेक्ट तो हुआ नहीं है, ठीक है, मार्क नहीं हुआ. तो ये अगर अपोजिट साइड है, क्योंकि कट करने के लिए जरूरी रिस्पेक्ट करे ये पहले से ऑलरेडी सिलेक्टेड ना हो. तो कहते हैं सिंस यू वी आर द अपोजिट साइड ऑफ द कट्स एस एंड वी एस एट लीस्ट वन एज in the T lies on the simple path P and also cross the cut.
कहते हैं लेट एक्स वाई बी द सच एनी सच एजेस, दोबारा बता रहा हूँ कि यू वी आर द एन अपोजिट साइड ऑन द कट एस कॉमा वी कॉमा एस एट लीस्ट वन एज इन टी लाइज ऑन द सिंपल पाथ टी, यानी जो लूप है इसमें से एक एज का टी के अंदर होना जरूरी है, यानी ये जो हमें एजेस नजर आ रहे हैं इसमें से एक एज जो है यहाँ से निकलेगा और वो किसके अंदर होना जरूरी है, टी का पार्ट होना जरूरी है, ये भी हमने बोल्ड किया हुआ है ना ये, तो टी का पार्ट होना जरूरी है, ठीक है। ऑल्सो क्रॉस द कट, कहते हैं लेट एक्स वाई बी द सच एज, हम कहते हैं कि एक्स वाई जो है बेसिकली वो एज है जो कि हम हासिल करना चाहते हैं टी के अंदर, यानी ये जो बोल्ड हुआ है, तो इसका जो एक लूप बन रहा है तो हम कह देते हैं कि ये जो पाथ है इसमें से एक्स वाई बेसिकली हम कह देते हैं कि इसका एज है। दोबारा पढ़ता हूँ, सिंस यू वी आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कट एस कॉमा वी माइनस एस एट लीस्ट वन एज इन टी, ठीक है, कम से कम इस पाथ में से एक एज जो है वो टी के अंदर होना चाहिए, लाइज ऑन द सिंपल पाथ पी एंड आल्सो क्रॉस द कट, और जो क्रॉस हो रहा हो जिससे कट, यानी कटिंग भी हो रही हो, यानी इस पाथ में हालांकि ये पहले से सिलेक्टेड है लेकिन जब कटिंग हो रही होगी तो मिसाल के तौर पर अगर ये कट हो रहा है, मैं इसको अगर कट करता हूँ ये इस तरह से, लेट्स सपोज अगर मैं इसको यूं कट कर दूं कि ये बेसिकली अलग कैटेगरी के हैं, ये अलग कैटेगरी के हैं, तो कट करने के बाद